हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कई चीज़ों में रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी। इसे जानकर आपके अंदर एक सवाल आया होगा कि कब किसी कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड कहते हैं और कब उसे फ्लेक्सिबल कहते हैं। इसे जानने का सबसे बेसिक पैरामीटर होता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट को जानना, और यही है आज के इस वीडियो का टॉपिक। तो आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं आखिर क्या होता है अमेंडमेंट, क्या होता है उसे लाने का ऑब्जेक्टिव, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अमेंडमेंट का प्रोसेस कहाँ से बोरो किया है और वो होता कैसे है। तो दोस्तों, अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज करना। जब किसी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविज़न को चेंज या रिपील किया जाता है या फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई नया प्रोविज़न ऐड किया जाता है तो उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। अब क्या होता है अमेंडमेंट लाने का ऑब्जेक्टिव? तो अमेंडमेंट लाने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है बदलते समय के साथ लॉज को बदलते रहना, ताकि लॉज सोसाइटी के नीड्स को पूरा कर पाए। इसके अलावा किसी भी तरह का एम्बिग्यूअस प्रोविज़न हो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसका इंटरप्रिटेशन स्पष्ट रूप से ना हो पाए, तो उस प्रोविज़न को भी अमेंड करके चेंज किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के। तो दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट हमने बोरो किया है साउथ अफ्रीका से। आर्टिकल 368 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमें बताता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयर ऑफ। यह आर्टिकल पार्लियामेंट को पावर देता है किसी भी पार्ट को अमेंड करने का कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसके लिए एक बिल प्रपोज किया जाएगा और उस बिल को दोनों हाउसेस में भेजा जाएगा वोटिंग के लिए। जब ये बिल किसी हाउस में जाता है तो उस हाउस के टोटल मेंबरशिप का मेजॉरिटी और साथ ही साथ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स के 2/3 वोट से वो बिल को पास किया जाता है। मतलब कि अगर 100 मेंबर्स होते हैं तो एटलीस्ट 51 मेंबर्स का वोट होना चाहिए। ये होता है टोटल मेंबर्स का मेजॉरिटी। और अगर उस बिल पर उस दिन 90 लोग वोट करने के लिए आते हैं तो 90 में से कम 60 लोगों को उस पर वोट करना होगा, तभी वो बिल पास होगा। जब ये बिल इन दोनों कंडीशंस को फुलफ़िल करके पास होता है तो ये जाता है प्रेसिडेंट के असेंट के लिए, और जैसे ही प्रेसिडेंट असेंट दे देते हैं उसी क्षण कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कहलाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी। एक और तरीके से अमेंडमेंट हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स में, जो कि मेंशन्ड है आर्टिकल 368 के ही प्रोवाइज़ो में। इन आर्टिकल्स को चेंज करने के लिए जब बिल भेजा जाएगा तो वो पहले तो उसे स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना होगा, और उसके बाद कम से कम हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स का रैटिफिकेशन भी चाहिए होगा, जिसका मतलब है उन स्टेट्स का उस बिल पर सहमति चाहिए होगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड रैटिफिकेशन बाय स्टेट्स। और यही क्वेश्चन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आने तक जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच टसल का कारण बना था। और इस टसल का शुरुआत होता है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, जिससे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 31A और 31B ऐड कर देती है। 31A के मुताबिक पार्लियामेंट लॉज बना सकती थी किसी भी स्टेट को एक्वायर करने के लिए, और 31B के मुताबिक अगर कोई लॉ जो पार्लियामेंट बनाती है और उसे स्पेसिफाई कर देती है 9th शेड्यूल में, तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, जो कि कोर्ट्स के पास पावर होता है आर्टिकल 13 के अंदर। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया जाता है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। इस केस में पिटिशनर्स का ये कहना होता है कि ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उनके राइट टू प्रॉपर्टी का इन्फ्रिंजमेंट है, जो कि उस वक्त एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में ये बोला कि आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में जो वर्ड लॉ है वह सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ है, जिसे लेजिस्लेटिव पावर को यूज़ करते हुए पार्लियामेंट बनाता है। आर्टिकल 368 के तहत किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेजिस्लेटिव पावर को नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूएंट पावर को यूज़ करके बनाया जाता है। वह स्पेशल लॉ है जो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के एम्बेट के बाहर है। इसलिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वैलिड है और पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है, यहाँ तक कि फंडामेंटल राइट्स को भी।
इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में अप्रूव भी किया और कुछ इसी तरह का ऑब्जर्वेशन दिया। इसके बाद आता है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट अपने पिछले दिए गए फैसलों से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है। इस केस में 6:5 के मेजॉरिटी के साथ पुराने डिसीजंस को ओवररूल किया जाता है और कहा जाता है कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट का पावर आर्टिकल 245 से ही डिराइव करती है और आर्टिकल 368 सिर्फ प्रोसीजर बताता है अमेंडमेंट का। साथ ही साथ ऑर्डिनरी लॉ और स्पेशल लॉ जैसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। किसी भी अमेंडमेंट को आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के अंदर चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में और किसी भी फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट नहीं किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाकर आर्टिकल 368 के अंदर। इस जजमेंट के बाद पार्लियामेंट लाती है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिससे आर्टिकल 13 क्लॉज 4 और आर्टिकल 368 क्लॉज 3 कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाता है। इन आर्टिकल्स के मुताबिक पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट्स के ऊपर जुडिशियल रिव्यू के पावर को छीन लिया था। ऐसे ही कई और अमेंडमेंट्स भी आते हैं जो कि कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू के पावर को इन्फ्रिंज करते हैं, उसे कर्टेल करते हैं और इन्हीं सब अमेंडमेंट्स को चैलेंज किया जाता है केशव नंदा भारती केस में। 13 जजेस की बेंच के सामने जो सवाल होता है इस केस में वो कई हद तक थीसियस पैराडॉक्स जैसा होता है। थीसियस पैराडॉक्स एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है जिसके मुताबिक ये सवाल उठाया जाता है कि अगर कोई शिप है और उसके सारे पार्ट्स को चेंज कर दिया जाता है और चेंज करने के बाद एक नया शिप बना दिया जाता है, तो क्या उस नए शिप को जिसके सारे पुराने पार्ट्स को चेंज कर दिया गया है उसे पुराने शिप का ही आइडेंटिटी रिटेन करने को मिलेगा या वो नया शिप एक न्यू आइडेंटिटी के साथ आएगा? कुछ इसी तरह का क्वेश्चन पेटिशनर्स ने कोर्ट में रेज़ किया था केशव नंदा भारती के केस में कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन को उस हद तक बदला जा सकता है जिससे एक नया संविधान ही बन जाए इंडिया में। 7:6 के मेजॉरिटी के साथ कोर्ट ने इस केस में ये हेल्ड किया कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड करने का पावर है, यहाँ तक कि फंडामेंटल राइट्स को भी, मगर कुछ बेसिक एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है। उन बेसिक एलिमेंट्स को अगर चेंज किया जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक नया आइडेंटिटी ही बन जाएगा और नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का पावर सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही मिलता है। अमेंडमेंट के पावर में कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस होते हैं और पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के इस बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकता है। इस केस में अलग अलग जजेस ने अलग अलग चीज़ों को बेसिक स्ट्रक्चर बताया था। सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सॉवरेनिटी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे बेसिक पिलर्स को चेंज नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं। फिर पार्लियामेंट लाती है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि उसमें कई सारे प्रोविजंस को ऐड, चेंज या रिपील किया गया था। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पार्लियामेंट लाती है आर्टिकल 368 क्लॉज 4 और 368 क्लॉज 5। 368 क्लॉज 4 के मुताबिक किसी भी अमेंडमेंट को जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाता है उसे कोर्ट में क्वेश्चन करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता है और क्लॉज 5 ये बताता है कि पार्लियामेंट के अमेंड करने के पावर के ऊपर कोई भी लिमिटेशन नहीं है। बेसिकली इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पार्लियामेंट ने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को इनवैलिडेट कर दिया था और ख़ुद को सुप्रीम बताते हुए अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर दे दिया था। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चैलेंज होता है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही आर्टिकल्स को बेसिक स्ट्रक्चर को वायोलेट करने के लिए स्ट्रक डाउन कर दिया और बोला कि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, इसलिए आर्टिकल 368 क्लॉज 4 को स्ट्रक डाउन कर दिया गया। साथ ही साथ इनहेरेंट लिमिटेशंस जो पार्लियामेंट के ऊपर होते हैं अमेंडमेंट को लेकर, उसे भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताया गया और इस कारण 368 क्लॉज 5 को भी स्ट्रक डाउन कर दिया गया। इस केस के बाद भी कई बार सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को यूज़ करते हुए कई सारे अमेंडमेंट्स को स्ट्रक डाउन किया। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि क्या होता है अमेंडमेंट, कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का प्रोसेस किया जाता है, पार्लियामेंट के पास कितना पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और अमेंडमेंट का पोजीशन क्या है इस वक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ में सजेशंस हमारे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल डालें।